रही है या नहीं? देखो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, पहले विराम अवस्था में थी, अब इसने चलना शुरू कर दिया। अगर मैंने इसे उठाकर फेंक दिया तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले विराम अवस्था में थी, रेस्ट मोड में, अब इसने चलना शुरू कर दिया, मींस मोशन में है या गति में है। कंफर्म? तो देखो न्यूटन कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पे कोई बाहरी बल लगाकर इसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। कंफर्म? इसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए मुझे क्या करना हुआ? बाहरी बल लगाना हुआ। क्लियर सी बात समझ में आई? ये न्यूटन के गति के पहले नियम का आधा भाग था। इसका मतलब 50% हुआ। 50% चीजों को और जोड़ें। देखो उसका जोड़ने का तरीका, सपोज अगर आप बाइसिकल पर बैठो और हवा न चल रही हो तो क्या आपको हवा लग रही होती है? नहीं लग रही ना। जैसे आप 2 पैडल्स चलाओ तो आपको हवा लगनी शुरू हो गई, और तेजी से चलाओ तो और तेजी से हवा लगेगी। जब आपने साइकिल को फुल स्पीड में कर दिया, ठीक, आप पैडल्स चलाने बंद कर दो, देखो हवा आप पे रगड़ लगा रही है या नहीं? अगर हवा आप पे लगातार रगड़ लगाती जा रही है तो यहां फुल स्पीड में हो और धीरे धीरे स्पीड स्लो होगी, अंत में जाकर रुक गए या नहीं? मेन रूप से आपको रोकने का काम हवा ने किया था या नहीं? अगर हवा ना होती और आपको यूं चला दिया जाता तो आप ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक चलते ही रहते या नहीं? अगर वायुमंडल ना हो और वायुमंडल ना हो तो आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। इसका मतलब आपको गति दे दी जाए तो आप ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक चलते ही रह जाओगे। यह बात आपके इसरो के साइंटिस्ट को समझ में आ गई। जुगाड़ समझते हो? जुगाड़ किसे कहते हैं? शब्द लिख दूं, आराम से बताना। समझ गए या नहीं? किसे कहोगे जुगाड़? मतलब बिना बिगाड़े किसी चीज में कुछ ऐड कर दें, जुगाड़ हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी काम को करने के लिए 3 पेन की जरूरत थी, मेरे पास तीसरा पेन था ही नहीं, 2 ही पेन थे, तो कहूंगा देखता हूं कुछ जुगाड़ हो सकता है। इसको इंक लगा दूं इसके ऊपर डॉट पर और अंदर वाला जो रुई इसमें भरी है वो निकाल के एक तरफ ले लूं, कह दूंगा बन तो गए 3 पेन। एक जुगाड़ ही था या नहीं? तीसरा पेन तो नहीं था। जुगाड़ का मतलब इंटेलेक्चुअलिटी, आप अपने दिमाग का कितने सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हर इंडियन जुगाड़ लगाने में माहिर है तो इसरो में जितने साइंटिस्ट हैं वो भी इंडियन ही तो है, हो सकते हैं या नहीं? देखो इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया, इन्हें यह पता चला कि ये रही पृथ्वी, पृथ्वी से मंगल पर इन्हें सैटेलाइट भेजना था। कहां पर भेजना था? पृथ्वी से मंगल पर इन्हें सैटेलाइट भेजना था। टोटल खर्च आ रहा था 20,000 करोड़ रुपए। कितना? 20,000 करोड़ रुपए खर्च आता है जब नासा इस अभियान को भेज रहा होता है। जब अमेरिका की एजेंसी भेजती है तो 20,000 का करोड़ खर्च आ रहा है। भारत सरकार इतने पैसे देने वाली नहीं थी, यह बात इसरो के साइंटिस्ट जानते थे। तो इसरो के साइंटिस्ट क्या कहेंगे? चलो देखते हैं कुछ जुगाड़। बात समझ में आई या नहीं? अमेरिका का प्रेसिडेंट संसद में आता है, ओबामा, और जब उसने भारतीय संसद को एड्रेस करना शुरू किया, मींस भाषण देना शुरू किया, तो उसने पहला शब्द कहा, महान सम्राट अशोक के देशवासियों। पूरा सदन तालियों से गूंज गया कि अच्छा इसे यह पता है कि महान सम्राट अशोक के देशवासियों में सम्राट अशोक का नाम जानता है। पूरे सदन में तालियां बजती रहीं। फिर उसने अगला शब्द कहा, इंडियंस आर सो इंटेलेक्चुअल। भारतीय बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं। इतना सुनते ही तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, अब तालियां काफी देर तक बजती रहीं। फिर उसने तीसरे शब्द का प्रयोग किया, संसद भवन में ऑफिशियल। जैसे रुकी तालियां तो उसने कहा, यहां तक रोक चुका था कि भारतीय बहुत विद्वान है। फिर कहता है ये बाइक पर बैठकर बाइक को 2 बार हिलाकर बता देते हैं इसमें कितना तेल बचा हुआ है या नहीं? ये तेल नापने का अपने आप में विश्व में अनोखा तरीका है। बाइक पर बैठेंगे, 2 बार हिलाएंगे, बता देंगे 1 लीटर बचा हुआ है। बता रहे होते हैं नहीं? 200 ग्राम तक का एक्यूरेट मेजरमेंट बता सकते हैं। यहां तक बता देंगे कि इतने में पेट्रोल टंक पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। है ना अपने आप में तरीका पेट्रोल नापने का। रियल ये कमेंट इसलिए कर रहा था, उसी समय भारत ने ये उपग्रह भेज दिया था। ये इंडियंस के जुगाड़ से परेशान था। देखो इंडियंस ने क्या किया, इन्होंने कहा अच्छा न्यूटन का फर्स्ट लॉ यह कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक इसे कोई रोके न। इन्हें लगा धरती पर रोकने के लिए तो हवा मौजूद है,
धरती के वायु मंडल के बाहर इसे कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। यहां तो हवा रोक रही थी या नहीं? ये अपने रॉकेट को निकालकर यहां तक लाए, रॉकेट को फुल स्पीड दी और इंजन बंद कर दिया। बात समझ में आई या नहीं? यहां से यहां तक जाता तो ईंधन खाता, इन्होंने फुल स्पीड देकर इंजन बंद कर दिया कि बिना ईंधन के जाने दो। जब रॉकेट यहां पहुंचा तो स्टार्ट करके सैटेलाइट को ड्रॉप कर दिया। टोटल खर्च 450 करोड़ रुपए। अंतर समझ में आया? इसलिए अमेरिका का प्रेसिडेंट भारतीय संसद भवन में आके कह रहा था, इंडियंस आर सो इंटेलेक्चुअल, ये बाइक को हिलाकर भी तेल बता देते हैं। ठीक, क्योंकि भारत ने उसी समय माम को यहां पर प्लॉट कर दिया था। इसका नाम रखा गया था मार्स ऑर्बिटरी मिशन। जैसे ये यहां पर भेजा गया, खर्च 450 करोड़ दिखाई दे रहा है। रीजन देखना, वायुमंडल समाप्त हो गया या नहीं? अब अगर कोई वस्तु चलना शुरू करे तो ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक चलेगी, क्योंकि कोई रोकने वाला तो है ही नहीं। न्यूटन यही तो कह रहा था, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दें। चल रही है, रोक दो, अवस्था में परिवर्तन हो गया या नहीं? पहले मोशन में थी, अब रेस्ट मोड में हो गई। कंफर्म? दोनों लाइनों को एक साथ जोड़ें। देखो न्यूटन क्या कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं? दोनों पॉइंट्स को जोड़ के यहां पर लिखो, न्यूटन के गति के फर्स्ट रूल में। न्यूटन के गति के फर्स्ट रूल में लिखो, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है। बाइक लेकर कौन आया हुआ है? बाइक कोई लेकर आया है? सभी लोग बिना बाइक के हो? ठीक है, कोई बाइक वाला आए तो पहले इन्फॉर्म कर देना। न्यूटन के गति के नियम से याद आ गया, मुझे सामान मंगवाना है रूम से। ठीक है, तो कोई किसी की बाइक होगी तो उससे भेज दूं किसी को। ठीक है, कहां तक लिखा? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, इफ एनी ऑब्जेक्ट हैव इन अ रेस्ट मोड, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, इफ एनी ऑब्जेक्ट हैव इन अ मोशन, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। कंफर्म? तो हमने दो शब्दों को जोड़ा कि यदि कोई विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। दोनों की अगर अवस्था का परिवर्तन करना है तो हमेशा आउटर कंपोनेंट फोर्स आपको दिखाई देगा, बाहरी बल। कंफर्म? नेक्स्ट चीज देखें, यहां पर अवस्था परिवर्तन करने के लिए किस चीज की जरूरत थी? बल या फोर्स की। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? तो यहां पर हमें जो सबसे खास बात दिखाई देगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फिर न्यूटन के गति के पहले नियम से आपको मिला क्या? कंफर्म? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा या डिफिनीशन ऑफ फोर्स मिलती है। कंफर्म? अगर पूछे न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है, तो न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। पैराग्राफ चेंज करना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, न्यूटन के गति के पहले नियम से
न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है, तो डिफिनीशन ऑफ फोर्स। सिर्फ हमें यह याद रखना है कि न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें क्या मिला, बल की परिभाषा। अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंस का निशान लगा देना कि न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। कंफर्म हो गए? अगर बल की परिभाषा मिल गई तो न्यूटन इसे एक्सप्लेन करेगा या नहीं? न्यूटन को गति के पहले नियम से जब बल की परिभाषा मिली तो नो डाउट ये बल की डिफिनीशन को एक्सप्लेन भी करेगा कि फोर्स कहें किसे, क्योंकि इसने ये बताया था कि अवस्था परिवर्तन के लिए बल की जरूरत होगी। कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं? यहां पर एक हेडिंग दिखाई दे रही है, जड़त्व का नियम। मैंने कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, मिस न्यूटन के गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों जड़त्व का नियम? सपोज करो ये वस्तु यहीं पड़ी थी तो यहीं पड़ी हुई है या नहीं, जब तक ना हटाओ। देखो अपनी जगह जड़ है तो जड़त्व का नियम दिखाई दिया। अब अगर चल रही थी तो चलती ही रहेगी, ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक हो सकता हो अरबों साल तक चलती ही रह गई। देखो ये भी जड़त्व के नियम को बता रही है या नहीं? कंफर्म? मिस अपने पोजीशन पर ही बने रहना, बदलाव नहीं चाहते, तो जड़त्व ही कहा जाता है या नहीं? कहते हैं कि बड़ा ही ऐसी विचारधारा का व्यक्ति है कि अपने बात पर ही जड़ रहता है, इसका मतलब ये बदलाव नहीं चाहता, और जो बदलाव नहीं चाहता तो वो जड़त्व को ही अपीयर करेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया को। मिस चल रहा था तो चलता ही रहेगा ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक, तो जड़त्व का नियम। अगर यहीं पड़ा था तो यहीं पड़ा रहेगा 2000 साल तक, जब तक हटाओगे नहीं, यह भी जड़त्व का नियम। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? मिस अपनी स्टेट को बनाए रखना, अपनी स्टेट को अगर इसे हटाया जाए तो विरोध भी करेगा। अगर इसे हटाने का प्रयास करोगे या इसकी स्टेट में परिवर्तन करने का प्रयास करोगे तो विरोध भी कर रहा होता है कि मुझे नहीं हटना। जब कहता होगा मुझे नहीं हटना, तभी तो ताकत लगा रहे हो या बल लगा रहे हो। अगर इसे हटना होता तो इशारा करते यहां से हट जाता। लेकिन अगर 50 किलो का सामान था तो आपने 51 किलो की ताकत लगाई, इसका मतलब ये विरोध कर रहा था, तभी तो ताकत लगानी हुई। अगर विरोध ना करता तो आप यूं करते और ये 50 किलो का सामान दूसरी तरफ निकल चुका होता, इसका मतलब विरोध भी कर रहा था या नहीं? जब विरोध करे तो जड़त्व का नियम साफ दिखाई दे रहा होगा। कंफर्म यहां तक? नेक्स्ट चीज आप यहां पर देखा जाए तो फोर्स की डिफिनीशन क्या हो, तो न्यूटन देखो फोर्स की डिफिनीशन क्या बताए। सपोज अगर ये 50 किलो की मैं कोई सामान रख दूं, कितना केजी लिया? 50 केजी। ठीक, अब आप एक बच्चे को भेजो कि इस सामान को यहां से हटाकर यहां कर दे। कंफर्म? देखो अगर यहीं पड़ा हुआ है तो विराम अवस्था में है या नहीं? ठीक, ये 50 केजी की कोई बाइक हो या कुछ भी, इसे धक्का लगाकर मोशन में करना है तो ताकत लगानी होगी या नहीं? बच्चा आया और इसने सिर्फ 5 केजी की पावर लगाई। कितने केजी की? क्या इस बच्चे के 5 केजी की पावर लगाने से ये अपने जगह से हटेगी? नहीं हटेगी ना। अब 50 किलो का सामान है, आप जाके 5 किलो की ताकत लगाओ, बिल्कुल नहीं हटेगा। 50 किलो का सामान है तो 51 किलो की ताकत लगाओ, तब जाकर हटेगा। लेकिन इस बच्चे ने प्रयास किया या नहीं? इस बच्चे ने कितना बल लगाया? 5 केजी का। सिंपल सी बात समझ में आई या नहीं? 50 केजी का सामान था, ये 5 केजी का ही बल लगाया, तो कम से कम इसने प्रयास किया है या नहीं? क्या किया इसने? प्रयास किया होगा। अब आप आए, आपको लगा इससे तो नहीं हटने वाली, आप आए और आपने 51 केजी का लगाया इस पर प्रेशर। अब ये वस्तु देखो यहां से चल देगी या नहीं? देखो बल की डिफिनीशन भी यहीं छुपी हुई है। बल एक बाहरी कारक है या नहीं? एक्सटर्नल कंपोनेंट। अब जैसे ये डस्टर रखा हुआ था, ये डस्टर यहां से यहां अपने आप तो नहीं जाएगा। अगर अपने आप गया होता तो मैं कहता बल इसी के अंदर है, वही से लेकर गया। लेकिन देखो मैं बाहर से लगा रहा हूं या नहीं? बाहर से लगाकर इसे यहां से यहां रख रहा हूं, तो बल एक बाहरी कारक दिखाई देता है या नहीं? कंफर्म? बल एक ऐसा बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करे, ठीक, या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। दो ही बात हो सकती है या नहीं? आप अगर फोर्स लगाओगे तो या प्रयास करके चले आए या आपने इसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया, तीसरी चीज तो हो ही नहीं सकती। कंफर्म सी बात समझ में आई? बल किसे कहेंगे?
बल वह बाहरी कारक है, फोर्स इज सच अ आउटर कंपोनेंट, बल वह ऐसा बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करता है या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, बल कहलाता है। दो ही बात थी या नहीं? बच्चे ने प्रयास किया था और आपने परिवर्तन कर दिया। किस चीज में प्रयास किया था? अवस्था में परिवर्तन का प्रयास किया और आपने अवस्था में परिवर्तन कर दिया। इन सभी चीजों के लिए बल या फोर्स की जरूरत थी। डिफिनीशन मिली या नहीं? डिफिनीशन में क्या लिखे? बल वह बाहरी कारक है। हमेशा शब्द क्या इस्तेमाल करना है? बाहरी कारक। लिखना, बल वह बाहरी कारक है, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करे, which try to change the state of object। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करे या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। Trying to change their state, either it's change their state। दो ही कंडीशन हो सकती हैं, is try to change their state, either change the state of object। प्रयास कर रहा है, हां बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को या तो इसने हटाने का प्रयास किया या इसने हटा दिया। आउटर कंपोनेंट था। फोर्स इज सच आउटर कंपोनेंट विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आइदर इट्स चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज फोर्स। कहां तक लिखा? बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करे या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, बल कहलाता है। हो गया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हुआ या नहीं? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमें क्या याद रखना है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, यदि इसकी अवस्था में परिवर्तन करना है तो किस चीज की जरूरत होगी? बाहरी बल की। ठीक, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। तो यहां से आपको बल की परिभाषा मिली थी, दूसरी लाइन ये थी, और थर्ड में आपने बल की डिफिनीशन लिखी। कंफर्म। नेक्स्ट में हम लिखेंगे इसके एग्जांपल्स। लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स जड़त्व के उदाहरण या न्यूटन के गति के पहले नियम के उदाहरण। देखो, न्यूटन के गति के पहला जो आप उदाहरण देखो, सपोज करो एक पेड़ हो, पेड़ की डाल में ये फल लगा हुआ है। देखो अपनी पोजीशन पे बना हुआ है या नहीं? ठीक, इसका मतलब ये यही रहना चाहता है, विरोध भी करेगा। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करोगे तो विरोध करेगी। एक चलती हुई चीज को रोक रहे हो, ताकत लग रही है या नहीं? ताकत लग रही है, इसका मतलब ये विरोध कर रही होगी। अगर ताकत ना लगती तो समझ लेना कोई विरोध नहीं था, कोई रेसिस्टेंस नहीं था। लेकिन जब भी अवस्था में परिवर्तन करोगे वो विरोध करेगी, और जब विरोध करेगी तो आप बल लगाओगे। कंफर्म सी बात समझ में आई? अगर ये फल पेड़ से यूं लगा हुआ है, कंफर्म, तो ये अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है या नहीं? अचानक डाल को हिला दो, डाल को हिलाओगे तो डाल तो यहां आ गई, फल को यह बात नहीं पता चली, यहीं रह गया या नहीं? जब यहीं रह गया तो इस डाल से अब यह अलग हो चुका है, नीचे गिरेगा। कंफर्म। मिस डाल को हिलाने पर तो इस फल को भी चले जाना चाहिए था साथ में, गया नहीं, क्योंकि इसे पता ही नहीं लगा कि बाहरी बल इस डाल पे लगने वाला है। ये डाल तो चली गई और ये फल यहीं रह गया। जब यहीं रह गया तो नीचे गिरेगा या नहीं? मिस किसी डाल को हिलाने पर फूल या फलों का नीचे गिरना जड़त्व के पहले नियम को शो करता होगा। फर्स्ट एग्जांपल लिखना, डाल को हिलाने पर फूल या फल का नीचे गिरना, किसी भी ब्रांच को हिलाने पर फल या फूल का नीचे गिरना।
आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपको एक बुक बता देता हूं, ठीक है। जब लिखने की जरूरत होगी तो लिखाऊंगा। जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूंगा सब कुछ डिफिनीशन चल रही होगी, जब मैं बोल रहा हूंगा तो आप रीड कर लोगे या नहीं, ठीक है। मार्क कर लेना उसे, उसमें जब कोई बात ना समझ में आए तो आकर पूछ लेना, ठीक है, ताकि आप जब बाईलिंगुअल में फिर डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दोगे। अब अगर मेरे पास 1.5 घंटे का समय है, मैं हर चीज को जब ट्रांसलेट करूं कि एक बार डिफिनीशन इन्हें लिखाऊं एक बार आपको लिखाऊं, तो ये 1.5 घंटे की क्लास 45 मिनट की हो जाएगी। बाईलिंगुअल हर चीज को बताऊंगा, हर शब्दों को भी इंग्लिश में बताऊंगा। डिफिनीशन जब लिख रहे हो तो लिख लेना, नहीं लिख पाते तो एक बुक बताऊंगा, जो चैप्टर चल रहा होगा देन यू हैव टू जस्ट हियर राइट नाउ। कोई प्रॉब्लम होती तो क्लास के बाहर आप पूछ लेना, ठीक है। यहां तक कंफर्म हो या नहीं? दूसरा शब्द देखो, अगर आपने कंबल ले रखा हो, ठीक, कंबल में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या नहीं? अगर ये डस्ट पार्टिकल है और जैसे आप कंबल पर यूं स्टिक से वार करो तो आपने वार इस कंबल पे किया है या नहीं? तो कंबल तो आगे चला गया क्योंकि आपने इसे बल दिया। ये बात डस्ट पार्टिकल को नहीं पता चली। कंफर्म? अगर डस्ट पार्टिकल को नहीं पता चली यहीं रह गए होंगे, कंबल आगे निकल गया तो ये डस्ट पार्टिकल बाहर गिरेंगे या नहीं? कंफर्म? अगर ये कंबल था तो डस्ट पार्टिकल इसके अंदर थे और आपने जैसे इससे डंडे से इस पर हमला किया तो देखो ये तो आगे निकल गया। डस्ट पार्टिकल को ये बात नहीं पता चली, ये यहीं पर रेस्ट मोड में थे, तो ये डस्ट पार्टिकल नीचे गिरेंगे क्योंकि कंबल आगे जा चुका है या नहीं? मिस किसी कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें से धूल कणों का बाहर आना, नेक्स्ट एग्जांपल में लिख लेना। किसी कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का बाहर आना, कल संवेग या मोमेंटम का, हां, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का बाहर आना, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का बाहर आना हो गया। अब एक चीज देखो, अगर घर पर कोई चीज हो जिससे डिगिंग प्रोसेस की जाती है, जिसे फरसा या फावड़ा शब्द कहते हो या नहीं, या कुदाल हो, तो एक खास बात देखना कि जब उसे कसना हो ढीली हो जाती है या नहीं? हथौड़ा ही हो तो उसमें भी लकड़ी का बेंट आपने लगा रखा होता है, जब ढीला हो जाता है तो जमीन पर पटकते हो या नहीं? जब जमीन पे 1 से 2 बार पटको तो देखना वो कस जा रहा होता है। आप पटक तो लकड़ी को रहे थे, इस लोहे को तो नहीं। ये बात तो लोहे को पता ही नहीं है। जब इसे नहीं पता चली और जब आपने इसका, तो ये तो अपनी जगह पर रह गया और लकड़ी ऊपर आ गई या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? जैसे आपने इसे जमीन पर पटका तो लकड़ी तो ऊपर की ओर आ गई, इस लोहे को ये बात चली, तो देखो लोहा कस गया होगा, ठीक। मिस किसी कुदाल या हथौड़े के डंडे को पटकने पर उसका कस जाना, यह भी किस चीज का एग्जाम्पल होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया का। 2-4 एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन वे में समझाऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल तो कुछ भी बनाए जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल जब आ रहा हो तो आप सोच समझकर जवाब तो दे सकते हो कि किस चीज का एग्जाम्पल होगा, ठीक। कुदाल या फरसे को पटकने पर उसका कस जाना, कुदाल या फरसा या फावड़ा जो भी होता है लिख सकते हो। कुदाल या फरसा के हत्थे को जमीन पर पटकने पर लोहे का उसमें कस जाना, लोहे का ही होता है या नहीं, ठीक। जैसे भी समझ लेना और क्वेश्चन जैसे भी डिफ्लेक्ट करे, यहां तक एश्योर्ड हो, ठीक। कल मैं आपको मोमेंटम का कुछ एग्जाम्पल करवा रहा था। संवेग किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोमेंटम? मैंने आपसे यह कहा था कि जब तक आप खड़े हो आपका सिर्फ द्रव्यमान है, जब आप चलना शुरू कर दो तो वेग भी हो गया या नहीं? तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग। जैसे इस पेन का कुछ द्रव्यमान होगा, अगर मैं इस पेन को फेंक दूं तो अब इसमें वेग भी हो गया या नहीं? तो इसका मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे। यहां तक एश्योर्ड हो या नहीं, ठीक। तो कल आप संवेग के एग्जाम्पल में यह देख रहे थे कि चलती हुई बस से बस के दिशा में दौड़ते हुए उतरना। दौड़ते हुए क्यों उतर रहे थे?
क्योंकि द्रव्यमान आपने जमीन से लेकर बस को दिया था, फिर जैसे जमीन पर उतरे तो आपने द्रव्यमान तो लौटा दिया था, लेकिन अभी वेग की चोरी कर रखी थी या नहीं? क्योंकि बस में तो अभी आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे हो और तुरंत जमीन पर उतर के बता रहे हो मेरा कोई वेग नहीं है। यह बताया था या नहीं? जबकि आपके शरीर का वेग उस समय कितना था? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर डायरेक्ट जमीन पर कूद जाओगे तो मैंने बताया था 3-4 गुलाटियां लगाओगे। कोई पूछे क्या कर रहे हो तो कह देना वेग लौटा रहा हूं। एक तरीका तो यह था वेग लौटाने का। दूसरा तरीका था कि उसी बस की दिशा में दौड़ना शुरू कर दो। कोई पूछे क्या कर रहे हो तो कह देना वेग लौटा रहा हूं, द्रव्यमान तो लौटा चुका हूं धरती को। कंफर्म? तो नेचर से जो चीज ले रखी है वो रिटर्न करनी पड़ती है या नहीं? देखो वो तो संवेग का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट केस में देखो, जब आप बस में जाकर बैठे थे, जब बैठे होगे तो कमर के नीचे का हिस्सा बस के संपर्क में आ गया या नहीं? इसका मतलब बस और कमर के नीचे का हिस्सा तो एक हो चुके हैं। जैसे बस चलेगी ये हिस्सा भी चल देगा। कंफर्म? लेकिन कमर के जो ऊपर का हिस्सा है, इससे ये बात 1 सेकंड के बाद पता चलेगी कि बस चल चुकी है। देखना ये यहीं पे रहेगा, आपका शरीर का हिस्सा आगे निकलेगा तो देखो ये पीछे की ओर हुआ। 1 सेकंड के बाद पता चला तो फिर आपके साथ चलना शुरू करता है। जड़त्व पे पड़ा हुआ था या नहीं? बस चल चुकी, 1 सेकंड के बाद इस ऊपर वाले हिस्से को पता चला कि बस तो चल दी है। तो जैसे बस चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुकता है या नहीं? फिर आगे की ओर आएगा। जड़त्व का नियम था। अब देखो क्या होगा, कमर के नीचे का हिस्सा बस के संपर्क में है। जैसे जैसे बस रुकी कमर के नीचे का हिस्सा रुक गया, लेकिन ऊपर वाला चल रहा था, उसे लगा बस तो अभी भी चल रही है। कंफर्म? बस रुकने के 1 सेकंड के बाद रुकेगा, देखना पहले आगे झुकेगा। चल रहा है या नहीं? बस तो रुक गई लेकिन खुद चल रहा है। कंफर्म? जैसे बस रुकने के 1 सेकंड के बाद भी चल रहा है, अब इसे पता चला कि बस रुक गई। जड़त्व में था या नहीं? जब रुका हुआ था तो रुका ही हुआ होना चाहता था, और जब चल रहा था तो चलना ही चाहता था। हर बार इसे ये बात 1 सेकंड के बाद पता चली है या नहीं कि बस चल चुकी और बस रुक गई? यह भी जड़त्व का नियम था। इस बस के अचानक चलने पर, बस ही क्यों, किसी भी वाहन के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुकेगा और रुकने पर वाहन के आगे की ओर झुकेगा। किस नियम को अप्लाई करेगा? जड़त्व के पहले नियम को। तो इन दोनों में डिफरेंस रखना। चलती हुई बस से बस की दिशा में दौड़ते हुए उतरना संवेग का, लेकिन बस में बैठा हुआ यात्री बस के अचानक चलने पर पीछे झुके तो लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल होगा। कंफर्म? नेक्स्ट में लिखना, बस के अचानक चलने पर, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर, यात्री पीछे की ओर तथा बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। हो गया? 1-2 एग्जाम्पल आप ढूंढ लोगे, नेट किस दिन काम आएगा? एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया लिखोगे, 2-4 एग्जाम्पल मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे तो 4-6 लाइन छोड़े रखो ताकि वहां पर उन एग्जाम्पल्स को आप सेट कर सको। ठीक है, यहां तक कंफर्म। नेक्स्ट में लिखेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम। लिख चुके? देखो पहले और दूसरे नियम को अब इंटरलिंक करते हैं। मैंने बताया साइंस हमेशा सोच पर चलती है। जो सपने नहीं देख सकता साइंस उसके साथ भी नहीं होती। पहले कल्पना करनी पड़ेगी। जब कल्पना करते हो तो ये नहीं कहते हैं हाइपोथेसिस या परिकल्पना। कई बुक में देखना लिखा होगा चैम्बरलेन हाइपोथेसिस। कोई साइंटिस्ट रहा होगा चैम्बरलेन, उसने कुछ परिकल्पना की कि ब्रह्मांड ऐसा होगा, सिद्ध नहीं कर पाया तो परिकल्पना ही रह गई। सबसे पहले क्या होगी? कल्पना होगी। साइंस के लिए पहली चीज क्या चाहिए होगी? कल्पना। जैसे जो सिलाई की मशीन है, तो जो शख्स इन्वेंट कर रहा था बेचारा सुबह से शाम तक सुई धागे लेके कपड़े सिलता रहता था, थक चुका था, सोचा है यूं सिलूंगा तो घर का पेट भी नहीं भर सकता।
उसने सोचा मशीन का आविष्कार करता हूं जो फटाफट कपड़े सिले। सुबह से शाम तक लेकर उसने हजारों एक्सपेरिमेंट कई दिन तक किए, उसके साल बीत लिए, सिलाई मशीन का आविष्कार नहीं हुआ। लेकिन आप एक खास बात ध्यान देना, जब किसी चीज को आप बड़ी शिद्दत से सोच रहे होते हो तो सपने में भी दिखनी शुरू हो जाती है या नहीं? ठीक, जो सोचोगे सपना भी उससे रिलेटेड आना शुरू हो जाता है। उसने क्या देखा सोए हुए कि कोई शख्स उस पर भाला चला रहा है, तो उसे लगा कि अब यह आदिवासी मुझे मार देगा और तुरंत उठ जाता है। और जैसे सपने से उठा तो उसने एक चीज ध्यान दी, भाले में आगे की ओर छेद था। कंफर्म, भाले की नोक पर उसे क्या दिखाई दिया? छेद। उसने तुरंत सुई में छेद बनाया और सिलाई की मशीन का आविष्कार हो गया। पहले परिकल्पना ही चाहिए थी या नहीं? तो साइंस में पहली चीज आपको क्या दिखाई देगी, कल्पना या हाइपोथेसिस? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, परिकल्पना या हाइपोथेसिस। कंफर्म, जब हाइपोथेसिस या परिकल्पना साकार होगी तो मैंने बताया था नियम बनेगा, नियम या परिभाषा। भाई फिर इसने लिखा होगा ना कि अपना नियम बताऊं कि सुई कैसे बनाए सिलाई मशीन की, लिखा होगा तभी तो लोगों को पता चला होगा। उस समय फोन तो था नहीं कि उसने फोन पे बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना। भाई उसने एक फिगर बनाया होगा, प्लॉट किया होगा कि यहां पर छेद करोगे, इससे इंटरलिंक करोगे। जब सब कुछ बता दिया तो सिलाई मशीन बनाने का नियम था या नहीं? कंफर्म, जब परिकल्पना साकार हो जाए तो क्या बनती है, नियम या परिभाषा। जरा देखो तो, सबसे पहले न्यूटन ने परिकल्पना की होगी कि बल किसे कहते हैं। कंफर्म, जब यह साकार हो गई तो बल की परिभाषा बनी या नहीं? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें क्या मिल गई थी, बल की परिभाषा। 2 पॉइंट क्लियर हैं। जब न्यूटन ने बल की परिभाषा को इतना बड़ा लिखा तो उसे लगा कि इस बात को छोटे अप्रोच में भी तो लिख सकता हूं, मैथमेटिकल अप्रोच में। देखो कैसे, जब आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में क्या लिखते हो, 5 आदमी लगातार 4 दिन तक काम करके उस काम को 2 घंटे में खत्म कर देते हैं। उसी काम को 10 आदमी लगातार कितने घंटे काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे। उस चीज को आप यूं लिख देते हो या नहीं कि 5 आदमी 4 दिन 3 घंटे। मैथमेटिकल अप्रोच का सहारा लिया या नहीं? जब ऐसा सहारा लोगे तो डेरिवेटिव्स है या व्यंजक, क्या होगा उसे? अगर नियम को मैथमेटिकल अप्रोच में लिखें तो देखो ये व्यंजक या डेरिवेटिव दिखाई देगा या नहीं? तो यहां पर तो न्यूटन ने बल की परिभाषा बताई और मैंने आपको लिखा दी। कंफर्म, फिर न्यूटन ने कहा नहीं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम इंटू ए। देखो ये बल का क्या नजर आ रहा है, व्यंजक या डेरिवेटिव। सबसे पहला शब्द क्या दिखाई दिया, परिकल्पना। परिकल्पना साकार हुई तो क्या बना, नियम। और इस नियम को जब मैथमेटिकल अप्रोच में लिख दिया तो क्या हो गया, डेरिवेटिव या व्यंजक। कंफर्म, देखो ये जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम दिखाई देता है, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होगा। कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होगा, बल का व्यंजक। कंफर्म, न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या प्राप्त हुआ, बल की परिभाषा। तो दूसरे में लिखना, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। हो गया? मींस सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स डेराइव द डेरिवेटिव ऑफ फोर्स। मिस न्यूटन के सेकेंड लॉ ने क्या डेराइव किया, डेरिवेटिव दिया फोर्स का। ठीक, तो यहां पर अब हम देखना शुरू करें, कितने लोगों को संवेग याद है? संवेग कितने लोगों को याद है? कल संवेग बताया था। संवेग किसे कहेंगे, द्रव्यमान गुणे वेग। बस इतना ही तो कहा था। संवेग का मतलब आपके साथ में वेग, जब तक आप खड़े हो आपका द्रव्यमान, जब आपके साथ में वेग भी जुड़ जाए तो क्या हो गया, संवेग। याद है या नहीं? देखो मैंने संवेग को क्या लिखा था, यह लिखा था द्रव्यमान गुणे वेग। m का मतलब क्या दिखाई देता है, द्रव्यमान, और v का मतलब वेग या वेलोसिटी, मींस मास एंड वेलोसिटी। कंफर्म हो यहां तक? नेक्स्ट चीज जरा चेक करो तो,
क्या मास चेंज होता है कभी? नहीं बदलता ना। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, मास कभी चेंज नहीं होता। जैसे आप जाओ और कहो, मैंने आपसे पूछा आप कितने केजी के हो, तो आप कहोगे रुको अभी तौल कर आता हूं। जब आप तौलने गए तो आपने बताया सर मैं 60 केजी का हूं, तो आपने अपना मुझे वेट बताया या नहीं? तो मैं डब्लू लिख दूं? अगर आपने मुझे अपना वेट बताया तो मैंने क्या लिख दिया? डब्लू। मीन्स ये मुझे आपका भार नजर आता है, तो भार को ही मैंने डब्लू लिख दिया या नहीं? तो देखो डब्लू इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू जी। कंफर्म। अब जरा देखो तो धरती पे जी का मान 9.8 है। कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करूं तो पर सेकेंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रहा होगा। यह नहीं कि यहां पर जो स्पीड थी वही स्पीड यहां तक चली आए, पर सेकेंड स्पीड बढ़ेगी। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? और किस वजह से बढ़ रही थी? इस जी की वजह से। तो धरती पर जी का मान कितना दिखाई देता है? 9.8। सही कैलकुलेशन हो, चलो 10 रख लेते हैं। अब अगर आपके m की वैल्यू निकालनी है तो निकाली जा सकती है या नहीं? कि आपका द्रव्यमान कितना है? तो जरा देखो कितना मिल गया? 60/10 इक्वल टू 6। आपका द्रव्यमान कितना मिला? इसका मतलब अगर आप धरती पे 60 केजी के हो तो आपका द्रव्यमान कितना है? 6 केजी। अब चाहे चंद्रमा पे जाओ या किसी ग्रह पे जाओ, आपका द्रव्यमान 6 केजी ही रहेगा, नहीं बदलेगा कभी भी। ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा पे गए तो आपका एक हाथ उड़ के कहीं चला गया, कहीं चला जाए तो समझ लेना आप 5.5 केजी के हो गए हो। नहीं गया ना, ये द्रव्य है। मैंने जब फिजिक्स शुरू की थी तो मैंने कहा था द्रव्य की 3 अवस्था होंगी, ठोस, द्रव और गैस। कंफर्म। तो मैं द्रव्य कह रहा हूं या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? द्रव्यमान, क्या ये द्रव्य कहीं जाना है? नहीं जा सकता ना। अब आप चाहे चंद्रमा पे जाओ, चाहे धरती पे जाओ या ब्रह्मांड के किसी कोने में जाओ, ये कभी नहीं बदलता। क्लियर सी बात समझ में आई? तो इसका मतलब यहां भी नहीं बदलेगा। कंफर्म। अब देखो बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? वेग बदलेगा या नहीं? पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। अब फुल स्पीड होने के बाद डाउन होना शुरू हो गए, फिर 50 के बाद 40, 30, 20, 10, 0। वेग में परिवर्तन हो तो एक्सेलरेशन या त्वरण कह रहे थे। कल त्वरण शब्द कितने लोगों को याद है? वेग में परिवर्तन हो तो उसे ही क्या कह रहे थे? त्वरण या एक्सेलरेशन। क्या कहते हो? एक्सीलेटर दो, बाइक भागेगी। एक्सेलेटर न कहकर एसेलेटर कहोगे। क्या कहोगे? एसेलेटर। कंफर्म। और एसेलेटर को ही मैं त्वरण कह रहा हूं। जैसे आपने एसेलेटर दिया था, वेग बढ़ा था या वेग घटा था? देखो वेग में परिवर्तन हो रहा है या नहीं? और जब वेग में परिवर्तन हो तो उसे हम त्वरण कह रहे थे। कंफर्म। जरा देखो तो अगर वेग में परिवर्तन कर दूं तो जैसे वेग में परिवर्तन हुआ तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया या नहीं? m को यूं ही लिख दूं, अब ये संवेग तो नहीं रह गया, नहीं है ना। अब ये क्या हो गया? बात समझ में आई? अब देखो, जब संवेग में आपका बढ़ा रहा था तो संवेग बढ़ाने के लिए बल ही तो लग रहा होगा। जब आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे थे, आपने सोचा 20 से दौड़ूं, और बल लगाया होगा। जितना बल लगाओगे उतना ही संवेग बढ़ेगा या नहीं? द्रव्यमान तो बदलना नहीं, लेकिन वेग बढ़ेगा या नहीं? जितने ज्यादा बल लगाओगे, जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे, बल हटा दो, लोग क्या कहते हैं? और ताकत लगा के दौड़ो। मींस जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे उतना ज्यादा वेग बढ़ेगा। ठीक, तो वेग बढ़ेगा तो संवेग बढ़ रहा है या नहीं? मोमेंटम। ठीक, जितना ज्यादा बल लगा रहे हो उतना ज्यादा संवेग बढ़ रहा है या नहीं? तो जरा एक खास बात देखो तो, इसका मतलब किसी वस्तु पर मैं जितना बल लगाऊंगा उसी के प्रोपोर्शनल में संवेग बढ़ रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं? अगर बल बढ़ाऊं तो संवेग में भी परिवर्तन होगा। ठीक, मैंने जितनी ताकत लगाई मेरा संवेग उतना ही बढ़ गया, और जितना कम फोर्स लगाऊं संवेग भी उतना डाउन हो गया या नहीं? देखो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं।
इसी को डिफिनीशन में बोल दूं तो बल की परिभाषा भी हो जाएगी, डेरिवेटिव मिल जाएगा या नहीं। देखो क्या कहता है न्यूटन, किसी वस्तु पर जितना बल आरोपित किया जाता है या इंपोज किया जाता है, कंफर्म, क्लियर सी बात समझ में आई। किसी वस्तु पर जितना बल इंपोज किया जाता है या आरोपित किया जाता है वह उसके संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है, लिखा है या नहीं। और संवेग में परिवर्तन हो तो एक्सेलरेशन हो गया, बात समझ में आई। जितना ज्यादा बल लगाऊंगा उतना ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा, तो द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ नहीं, और जैसे वेग में परिवर्तन हुआ तो त्वरण हो गया, हुआ था या नहीं। कल हमने क्या कहा था, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा, कंफर्म। तो हमें क्या दिखाई देता है, किसी वस्तु पर जितना बल आरोपित किया जाता है वह उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है, कंफर्म। लाइन में लिखना, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है, क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं। जितना ज्यादा बल लगाऊंगा मेरा वेग उतना ही बढ़ेगा, जितना कम बल लगाऊंगा मेरा संवेग उतना ही कम हो जाएगा। तो देखो जितना बल लगा रहा हूं उतना ही संवेग परिवर्तन हो रहा है, दोनों में प्रोपोर्शनल है या नहीं, ठीक। अब यहीं पर देखो, बल को यहीं रहने दूं, एफ, बल को यहीं रहने देता हूं, और जैसे मैंने कहा संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा या नहीं। संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन। मैंने देखो संवेग लिख दिया, द्रव्यमान गुणे वेग, यही लिखा हुआ है या नहीं। और संवेग में परिवर्तन, तो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा नहीं, और जब वेग में परिवर्तन हो जाए तो एक्सेलरेशन हो गया। देखो संवेग में परिवर्तन हो गया या नहीं, क्लियर सी बात समझ में आई। तो इसी डिफिनीशन को हम यूं लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम इंटू ए, यह होगा आपका बल का व्यंजक। F इक्वल टू एम इंटू ए मीन्स बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखो बल की एक डिफिनीशन यहां पर भी डायरेक्ट बनाई जा सकती है या नहीं। देखो, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, यह लिखा हुआ या नहीं। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि बल क्या है तो कह देना किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। डिफिनीशन साफ दिखाई दे रहे हैं या नहीं। लेकिन हमें बल की डिफिनीशन कहां मिली थी, पहले से। बल का व्यंजक कहां मिला, दूसरे से। कंफर्म हो, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि यह बल की डिफिनीशन नहीं व्यंजक है। तो व्यंजक में आप कहां से कोई चीज निकाल रहे होगे, क्योंकि यहां पर आप किसी तरीके से कोई एग्जाम्पल नहीं निकाल रहे होगे, तो यहां पर हमें एग्जाम्पल भी मेंशन नहीं करने, क्योंकि यह डेरिवेशन है। कंफर्म यहां तक। थर्ड पे लिखना, न्यूटन के गति का तीसरा नियम।
न्यूटन के गति का तीसरा नियम लिख चुके। हमेशा बड़ा ही चर्चित नियम रहता है, क्या कहते हैं? क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कंफर्म? एग्जाम्पल, एक डिफिनीशन बता दो। अच्छा, और सिंपल शब्दों में कहूं तो? अच्छा, जैसे आपने किसी एक बच्चे को एक थप्पड़ टिकाया तो आपसे लड़ तो सकता नहीं, थोड़ी दूरी बनाएगा और 1-2 हजार राउंड फायरिंग करेगा गालियों की, जब तक उसे यह न लग जाए एक थप्पड़ बराबर पूरी हो चुकी। प्रतिक्रिया ही तो थी। बात समझ में आई या नहीं? देखो, एक खास बात हमेशा याद रखना, अगर मैं अपना हाथ इस बोर्ड पर यूं रखूं तो मुझे उधर से इतनी ही चोट लगी होगी। कंफर्म? अगर मैं 5 केजी का दबाव रखूं तो उधर से भी 5 केजी का दबाव आया या नहीं? तो मैं ये कह दूं, किसी भी दिशा में जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु की विपरीत दिशा से भी कार्य करता है। बात समझ में आई या नहीं? किसी भी दिशा में जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु की विपरीत दिशा से भी कार्य करता है। इसे ही हम क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम कहेंगे। कंफर्म? कोई डाउट? अगर आप किसी चीज को मार रहे होते हो तो चोट आपके हाथ पर भी लग रही होती है या नहीं? अब आप एक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए और किसी दीवार को यूं टच कर दिया अपनी कार से, तो बस ये बोनट सोनट थोड़ा सा हट रहा होगा। 100 की स्पीड से आए तो क्या होगा पता है या नहीं? आपने जितनी ताकत लगाई उतनी ही ताकत इधर से भी लगी है, इसलिए ये टूटी है। बात समझ में है नहीं? अगर सिर्फ आपने ही ताकत लगाई होती, इसने न लगाई होती, तो फिर कोई नुकसान था ही नहीं। बात समझ में आई या नहीं? नुकसान इधर की वजह से नहीं, नुकसान इधर वाले की वजह से हुआ है। आप जितना क्रिया करोगे वो भी उतनी ही प्रतिक्रिया करेगा। क्लियर सी बात समझ में आई? मिस, अगर ये आपकी कार थी तो कोई भी वस्तु किसी भी दिशा में जितना बल लगाती है उतना ही सेम बल वस्तु की विपरीत दिशा से भी कार्य करता है, जिसे हम क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। कंफर्म? तीसरे नियम पर लिख लेना, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। मीन्स एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कंफर्म? लाइन में लिखना। क्या लिखें? सब कुछ तो समझ चुके, अब बोल दो, कौन बोलेगा? जो दिखाई दिया वही बताना, वस्तु नहीं, दिशा। हाँ, इसीलिए तो अभी रुका हुआ, वो तो मैं रिपीट करूंगा। अब आप बताओ मैंने क्या कहा था? कुछ मत देखो, ये था, कार ने आकर टक्कर मारी, इसे ही डिफिनीशन में बोल दो। मैंने क्या कहा था? कोई भी वस्तु किसी दिशा में जितना बल लगाती है उतना ही बल वस्तु की विपरीत दिशा से भी कार्य करता है। यही कहा था या नहीं? इसे ही क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। लिख लो, कोई भी वस्तु किसी दिशा में, एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक? हाँ, कोई भी वस्तु किसी भी दिशा में जितना बल लगाती है जितना बल लगाती है उतना ही बल वस्तु की विपरीत दिशा से, उतना ही बल वस्तु की विपरीत दिशा से कार्य करता है। उतना ही बल वस्तु की विपरीत दिशा से भी कार्य करता है। अब इसके आगे ये लिखने की जरूरत तो है नहीं कि इसे क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्योंकि हेडिंग में तो पहले ही लिख चुके हो या नहीं? एग्जाम्पल्स देखें इसके। एक गुब्बारा लो, गुब्बारे में पहले हवा फिल करो। कंफर्म? और गुब्बारे को यूं पकड़ो। जब आपने गुब्बारे में हवा फिल कर रखी है, गुब्बारे को यूं ड्रॉप करूं, हवा इस तरफ निकलेगी तो ये दूसरी तरफ भागेगा। बात समझ में है या नहीं? हवा से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ने पर यह वायु की विपरीत दिशा में जाता है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम होगा। पहला एग्जांपल लिखना।
वायु से भरा हुआ गुब्बारा वायु की विपरीत दिशा में जाता है। बिल्कुल। क्या बैलगाड़ी क्या करती है, कैसे? बैल एक बैलगाड़ी को खींच रहा है, ठीक? खींचते समय ये कर क्या रहा होगा? राइट। देखो, आप कभी भी स्ट्रेट यूं किसी चीज को नहीं खींच रहे होते, यूं झुकते हो या नहीं? झुकने के बाद आप पृथ्वी को जितना दबाओगे, पृथ्वी भी आपको उतना ही दबाएगी। बात समझ में आई या नहीं? आप जितना दबाओगे, धरती भी आपको उतना ही दबा रही होगी। तो बैल क्या करता है, अपने पैर से जमीन को पीछे धकेल रहा होता है, तो वो उसे धकेल रही होती, तभी तो आगे बढ़ रहा होता है। अगर मैं आपसे कहूं आप हाई जंप लगाओ और आप यहां खड़े हो, अगर आप यहां खड़े हो तो यूं ही तो नहीं उछल सकते। देखो, आप पहले क्या करोगे, घुटनों को मोड़ोगे। मोड़ने के बाद धरती पर दबाव बनाते हो या नहीं? अगर आपने 2 kg का दबाव लगाया तो उछाल भी 2 kg की होगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिखाई देता है या नहीं? अगर कोई हाई जंप का प्लेयर है तो पहले धरती को दबाएगा, तब उछाल भर रहा होगा। यह भी क्रिया एवं प्रतिक्रिया से होगा। लेकिन जब ये गुब्बारे वाला कॉलम हम कर रहे थे, इसी रूल से एरोप्लेन को चला दें और इसी रूल से रॉकेट की भी उड़ान भर रही होगी, ठीक? मींस रॉकेट का उड़ान भरना क्रिया एवं प्रतिक्रिया से। उसकी वजह, रॉकेट में यहां बूस्टर्स होंगे। क्या होगा? बूस्टर होगा। रॉकेट अगर 4 ईंधन में यूं 4 स्टेज में बटा हुआ है, कंफर्म? अगर ये 4 स्टेज में यूं बटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो देखना जब यहां का ईंधन या फ्यूल जलना शुरू हो तो इसमें से गैस निकलना शुरू होती है तेजी से। देखो, गुब्बारे में से भी गैस ही निकल रही थी या नहीं? जब गैस नीचे निकली तो गुब्बारा ऊपर भागा था। जब ये गैस तेजी से नीचे निकलेगी तो ये रॉकेट भी ऊपर की ओर उठेगा या नहीं? कंफर्म? जब ऊपर गया तो ये सेगमेंट अलग हो जाएगा। इसका मतलब अब ये वाला बूस्टर जलने शुरू हो, अंत में जाते जाते ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट ही सैटेलाइट था जो धरती पर यहां स्थापित हो जाएगा। कंफर्म? मींस रॉकेट का उड़ान भरना, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट पे लिखना, रॉकेट का उड़ान भरना। नींद आ रही है? आ तो रही है, झूठ नहीं बोल सकते। देखो, सो नहीं रहे हो तो फिर योग साधना में हो जाता है। कई बार थकान होने के बाद अगर मैं इस पोडियम पे ना खड़ा हूं तो सचमुच दिन भर के बाद ये ऐसा समय होता है कि हल्की फुल्की नींद डिस्टर्ब कर सकती है। और मौसम भी बड़ा प्लीजेंट सा है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। मैं भी बैठे बैठे सो रहा था। अच्छा, मैंने भगवान श्री कृष्ण के गीता का नियम बताया था या नहीं? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। आत्मा हटाओ, ऊर्जा रख दो। एनर्जी कांट क्रिएटेड कांट डिस्ट्रॉयड, इट्स कैन कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। इसका मतलब जितनी ऊर्जा है इतनी ब्रह्मांड में, इतनी ही है ब्रह्मांड में, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होगी। सेम चीज आपके संवेग संरक्षण में है। किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है वो नियत होता है, द्रव्यमान भी नियत होता है। अगर ये पेन है, मैंने इसे जला दिया, जलाने के बाद राख निकली, तो आपने कहा सर जब इस पेन को मैंने तौला था तो ये 10 ग्राम का था, ठीक? आपने जला दिया और मैंने इसकी राख तौली तो 2 ग्राम मिली। 8 ग्राम कहाँ गया? 8 ग्राम गैस रूप में था, हीट के रूप में था। इन सब को कैलकुलेट कर दो, 10 ग्राम ही होगी, ठीक? तो अगर किसी भी वस्तु का जो संवेग है यह भी संरक्षित रहता है, तो बस आपको करना क्या है, ऊर्जा हटा के संवेग रख देना। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण के नियम पे रॉकेट उड़ान भर रहा है। सिंपल सी बात। हाँ, संवेग संरक्षण तो एक खास बात देखो, द्रव्यमान गुणे वेग, कई चीजें एक साथ वर्क कर रही होती हैं। अगर हवा इसे रोक रही है तो फ्रिक्शन भी है या नहीं? तो देखो एक चैप्टर कौन सा आ गया, घर्षण आया या नहीं? ऊपर उठ रहा है तो गैस नीचे निकल रही है, तब तो उठ रहा है। जब चला तब तो संवेग हुआ, जब नहीं चला था तो संवेग था।
सिर्फ द्रव्यमान था, वेग नहीं था। तब तक तो सिर्फ द्रव्यमान था या नहीं रॉकेट में, तब संवेग कैसे कह देते। और आप और रॉकेट फिर एक ही बात है, ये भी खड़ा है, आप भी खड़े हो, आप दोनों में अंतर क्या है, ये उड़ गया और आप यहीं रह गए, इसीलिए तो ये रॉकेट था। इसने जब यूं उड़ा तो इसमें संवेग, आप दौड़ना शुरू कर देना कि कम नहीं रहूंगा तुमसे, तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो सकती है, मेरी भी स्पीड है लेकिन थोड़ी कम होगी, तुम इधर जा रहे हो मैं इधर जा रहा हूं, दोनों में संवेग है या नहीं। अब आप रुके तो इसका मतलब एनर्जी किसी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है या नहीं, तो संवेग तो संरक्षित रहेगा, द्रव्यमान भी संरक्षित रहेगा, ऊर्जा संरक्षित रहेगी, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज है वो फिक्स है। अगर 1 रुपए को तोड़ूं तो 50-50 पैसे के 2 सिक्के, लेकिन है तो 1 रुपए ही। इस 50 पैसे को तोड़ दूं 25-25 पैसे के सिक्के, लेकिन है तो 1 रुपए, बस फॉर्म बदली है। 1 रुपए के सिक्के को 10-10 पैसे के सिक्के में तोड़ दूं, है तो 1 रुपए ही, क्योंकि ब्रह्मांड में इतना ही है, बस फॉर्म चेंज हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कंफर्म सी बात समझ में आई। रॉकेट का उड़ान भरना क्या, हाँ बिल्कुल, यहां तक कंफर्म। नेक्स्ट में देखो, अगर कोई एरोप्लेन उड़ान भर रहा है तो वो क्या कर रहा होता है, हमेशा एरोप्लेन की टरबाइन देखना, आगे से तो पंख इतना चौड़ा दिखाई दे रहा होगा, हमेशा देखो ये टरबाइन कहां लगी होती है, जब एरोप्लेन खड़ा हो तो देखना ये टरबाइंस यहां लगे होते हैं, इंजन लगे होते हैं या नहीं, आगे से यूं चौड़े दिखाई देंगे और पीछे से यूं। टरबाइन की चौड़ाई देखो यूं दिखाई दे रही है या नहीं, तो इसका मतलब अगर इस टरबाइन को मैं यूं देखूं, यहां पर बड़े बड़े से रोटर लगे हुए हैं, क्या लगे होंगे, रोटर्स, और इन रोटर्स का काम क्या है, हवा को काटना, काट कर अंदर की तरफ करें। सेम इस पंखे में रोटर देखो तो नीचे की तरफ ब्लेड मुड़ा हुआ है, जब नीचे की तरफ ब्लेड मुड़ा हुआ है तब तो यह हवा को नीचे दबा रहा होगा। सेम काम हेलीकॉप्टर में करते हो, और ऑब्लिक कर देते हो यूं, जब आपने और ऑब्लिक कर दिया तो ये ज्यादा दूरी की हवा को दबा रहा होता है, जब दबाएगा तो ऊपर उठ जाएगा, हवा को नीचे दबाओगे तो ये ऊपर उठेगा। सीधा काम यही कर रहा था या नहीं कर रहा था। सेम काम यहां पे देख लो, जब रोटर इतनी दूर की हवा को खींचकर इतने दूर में निकाल रहा हो, प्रेशर बन गया या नहीं। गुब्बारे वाला कला जरा देखना, तो ये रहा गुब्बारा फूला हुआ, कंफर्म। एयर जब इधर निकलेगी तो गुब्बारा इधर भागेगा, कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं। जब रोटर इतनी दूर की हवा को काट कर इतने दूर में जब प्रेस कर रहा होता है तो प्लेन आगे की तरफ चलना शुरू कर देगा, कंफर्म। इसका मतलब प्लेन का भी उड़ान भरना या आगे की ओर चलना क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम होगा। नेक्स्ट में लिख लेना, प्लेन का आगे बढ़ना, आपके बैलगाड़ी वाला भी लिख देता हूं, क्या लिखूं कैसे, नहीं वो तो पूरी कहानी हो गई, एक लाइन में बताओ। बैलगाड़ी, बैल के द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, हो गया ना एक लाइन, यही लिख लेना। प्लेन का आगे की ओर बढ़ना, बैल का बैलगाड़ी को आगे की ओर खींचना। एक बड़ा ही चर्चित पूछ रहा होता है कि जब कोई शूटर फायर करता है तो पीछे की ओर धक्का लगना। हमेशा जब आपको कहीं शूटिंग रेंज में ले जाकर खड़ा किया जाता है तो कभी यूं नहीं खड़े होगे, अगर यूं खड़े होगे तो चोट लगने का डर है। अगर आप यूं खड़े हो, दोनों पैर यूं करके, एक बच्चा है और हल्का सा धक्का लगाए गिर सकते हो या नहीं, क्योंकि आप यूं खड़े थे। अब जरा एक पैर यूं करके खड़े हो जाओ, तो जब एक पैर यूं करके खड़े हो गए, बच्चा धक्का लगाए तो नीचे तो नहीं गिर रहे होगे, रोक भी सकते हो या नहीं। शूटिंग करते समय हमेशा दाहिना पैर खींच के पहले पीछे रख रहे होते हैं। यह करने के बाद एक शूटर क्या करेगा, राइफल को अपने शोल्डर पर मजबूती से रखेगा, और जब मजबूती से रखेगा तो अब ये राइफल और इसका शरीर एक हो चुके हैं। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं। जब तक एक नहीं करोगे और आपने फायर कर दिया तो इस झटके की वजह से कंधा टूट सकता है। बुलेट जितनी दूर जाएगी झटका उतना ही तगड़ा होगा पीछे की तरफ। जैसे जो स्नाइपर रेंज राइफल्स हैं, अगर ये 1 किलोमीटर तक मार कर रही हैं तो झटका भी पीछे उतना ही मजबूत होगा या नहीं। मींस शूटर द्वारा फायर करने पर कंधे पर पीछे की ओर धक्का लगना, यह भी न्यूटन के 3rd लॉ पे लिख लेना। इस क्वेश्चन को कई बार पूछ रखा है इसलिए लिख भी लेना। शूटर के द्वारा फायर करने पर या गोली चलाने पर
शूटर के द्वारा गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, पुश ही हो सकता है, पुश। कंफर्म यहां तक। एक शूटर कितनी बातों का ध्यान रखता है फायर करने से पहले? एक शूटर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फायर करने से पहले अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? बस फायर कर दे। मीन्स अगर ये टारगेट है, ठीक, तो इस टारगेट पे गोली कहां मारनी चाहिए? यहां सेंटर पर, यहां। इसका मतलब अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करूं तो ये जमीन पर गिर रहा है या नहीं? ठीक। शूटर अगर यहां खड़ा था और इसने फायर कर दिया तो ये जो बुलेट जा रही है धरती इसे भी नीचे खींचेगी या नहीं? आपने टारगेट यहां का लिया, अगर टारगेट यहां का स्नाइपर ने ले रखा है और यहां से फायरिंग कर दी तो धरती इस गोली को खींचते हुए यहां ला देगी या नहीं? इसका मतलब फायर मिस हुआ। कंफर्म। हमेशा आपको ऊंचाई रखनी होगी। इसका मतलब अगर गोली यहां मारी जाए तो यहां आएगी या नहीं? ये तो आपने हाइट मेंटेनेंस की, लेकिन आपको एक चीज और मेंटेनेंस करनी होगी। हमेशा नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर काउंट करना होगा। इस लाइन के ऊपर देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर है या नहीं, और इस लाइन के नीचे साउथ हेमिस्फीयर, मीन्स उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फेरल एक बात कहता है कि कोई भी हवा जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी तो दाहिनी ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? इसका मतलब यहां पर हवाएं यूं मुड़ रही होंगी। किस तरफ मुड़ेंगी? दाहिनी ओर। इसका मतलब यूं मुड़ेगी या नहीं? हवा इस तरफ मुड़ेगी। अब देखो, अगर इस टारगेट यहां है और इसे फायर करना हो तो इसका मतलब अगर इसने यहां पर टारगेट लगाया तो हवा इस गोली को यहां लेकर जा सकती है या नहीं? तो देखो अब इसे क्या करना होगा, फायर यहां करे। जितनी दूरी होगी ये डिस्टेंस उतनी ही बढ़ेगी। कंफर्म। अगर इसने यहां पर गोली मारी तो देखो हवा इसे दाहिनी ओर लेकर आएंगी। ठीक, दाहिनी ओर तो लेकर आई ही, साथ में ऊंचाई ये रखी थी, ऊंचाई भी कम हो रही थी या नहीं? तो जाके टारगेट हिट होता है। हमेशा उत्तरी गोलार्ध में टारगेट से यहां पर गोली शूट करेंगे तो ये टारगेट का बाईं ओर है या नहीं? टारगेट के बाईं ओर मारोगे तभी तो गोली दाहिनी ओर जाएगी। कंफर्म। अगर ये टारगेट साउथ हेमिस्फीयर में होता यहां, ठीक, तो हमेशा फायर यहां किया जाएगा, क्योंकि अब ये हवा किधर मुड़ेगी? बाईं ओर। कंफर्म सी बात समझ में आई? बाईं ओर आएगी और नीचे की तरफ डाउन होगी। तो जो स्नाइपर शॉट होते हैं इनमें ध्यान रखा जा रहा होता है कि अब ये फायर कहां किया जा रहा होगा। तो तीसरे नियम में क्या आपने लिखा कि पीछे की ओर धक्का लगना, और ये रूल था फेरल का नियम। किसका नियम था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ती हैं। किसका नियम है? तो क्या लिखोगे? फेरल का नियम। और यह क्वेश्चन लगभग एसएससी में 10 से 20 बार पूछा जा चुका है कि किसने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिनी ओर मुड़ती है। कहीं पर लिख लेना फेरल का नियम। हाँ, कहीं कॉपी का हेड खाली होता है या नहीं, वहां लिख लेना फेरल का नियम। उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर मुड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर मुड़ेगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर। दाहिनी मीन्स राइट हैंड, बाईं मीन्स लेफ्ट हैंड। दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ेगी। अंतिम एग्जाम्पल आप लिख लेना। थर्ड लॉ में लगातार पूछ रहा होता है कि अगर कोई नाव है तो नाव के किनारे से कूदने पर नाव का विपरीत दिशा में झुकना। यह भी वही बात थी या नहीं? मैंने आपसे कहा था यदि आपको उछाल भरनी है तो पहले घुटने मोड़ते हो तब उछलोगे या नहीं?
इसका मतलब जब घुटने मोड़ रहे थे तो धरती पे दबाव बना रहे थे। क्या बिना घुटने मोड़े हुए धरती पे दबाव बना सकते हो? यूं ही खड़े हो, कोई कहे उछलो तो नहीं उछल सकते। आपको हर हालत में थोड़ा सा घुटना मोड़ना ही होगा, तभी उछल सकते हो। सेम काम अपने नाव पर भी किया होगा या नहीं? जितना दबाव इधर लगाओगे उतनी ही लंबी उछाल रही होगी। तो नेक्स्ट में लिख लेना, नाव के किनारे से कूदने पर, नाव के किनारे से कूदने पर उसका विपरीत दिशा में झुकना हो गया। कुछ स्पेशल टाइप के फोर्सेस हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, इम्पल्स या आवेग, एक होता है बल आघूर्ण, ठीक है, मिस टॉर्क। देखो बल आघूर्ण के केस में एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये दरवाजा हो, दरवाजे पर यहां पर आप चीज को पकड़कर हैंडल अगर दरवाजे को यूं ओपन करो, ताकत कम लग रही है या नहीं? अगर दरवाजे के इस हिस्से पर मैं हैंडल लगा दूं और ओपन और बंद करना है, अब ज्यादा ताकत लगेगी या नहीं? अगर यहां पकड़कर अब दरवाजे को खोलने और बंद करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा ताकत लगेगी या नहीं? यहां से यहां के क्रम में खास बात देखो, मैं लंबाई की बात कर रहा था। जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ रही थी ताकत उतनी कम लग रही थी। यह दरवाजा अपनी जगह से हिलने वाला तो नहीं है, क्योंकि आपने यहां इसे फिक्स कर रखा है, ठीक। अपनी परिधि पर ही यहां से वहां करेगा। यहां पकड़कर जब ओपन करोगे तो कम ताकत लगेगी, यहां पकड़ के ओपन करोगे और ज्यादा ताकत। अब यहां से आप कभी ओपन करने की कोशिश करना पूरी ताकत लगाकर, पूरे शरीर की ताकत इस कॉर्नर पे एकदम लगा के दरवाजे को ओपन करना नहीं हो रहा ना? लेंथ कम कर दी है या नहीं? इस कॉर्नर पर आना, बस एक उंगली रखना और दरवाजे को यूं करना, ओपन हो रहा होता है या नहीं? एक खास काम चेक करो। सेम काम आप हैंड पंप में करो। अगर ये आपको हैंड पंप दिखाई दे रहा हो तो यहां पर भी देखो एक हत्था लगा होता है। एक तो आप यहां पकड़ के हैंड पंप चलाओ, ताकत कम लग रही है या नहीं? एक जरा आप यहां पकड़ो, कई बार होता है चलते जाएंगे और अचानक हैंड पंप यहां पकड़ा और चला रहे हैं, ताकत ज्यादा लग रही है या नहीं? अब जरा यहां पकड़ लो तो बहुत ज्यादा लग रही है या नहीं? रियली ये बल आघूर्ण था या टॉर्क? देखो बल आघूर्ण का सीधा सा मतलब क्या हुआ, मैं एक संख्या लिख दूं, यहां पर मैंने लिखा बल और यहां पर इसकी लेंथ ऑफ आर्म, भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्म। तो मुझे ये क्या दिखाई दिया, भुजा की लंबाई। ये टॉर्क कहलाता है या बल आघूर्ण? अब जरा एक चीज हम चेक करना शुरू करते हैं। आपका बल ज्यादा कब लग रहा था, जब भुजा की लंबाई क्या हो रही थी, कम हो रही थी। देखो कैसे, सपोज करो मैं यहां लिख दूं 60, तो मेरे पास एक तरीका क्या दिखाई देता है, मैं यहां पर कर दूं 20 मल्टीप्लाई कितना लिखूं, 60 हो गया या नहीं? अब एक खास बात देखो, अगर मैं लंबाई कम करनी शुरू कर दूं, बल ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा या नहीं? लो मैंने लंबाई कर दी 10, अब फोर्स कितना हो गया, ज्यादा बल लग रहा है क्योंकि लंबाई कम कर दिया नहीं, ठीक। अब मैंने लंबाई कर दी 5, अब बल कितना लगाऊंगा, चीज तो वही थी या नहीं? 60 तब भी थी, 60 अब भी है, सारा अंतर यहां से जा रहा है। जितनी लेंथ बढ़ा रहा हूं फोर्स उतना कम हो रहा है, कंफर्म। जितनी लेंथ कम कर रहा हूं फोर्स उतना ज्यादा बढ़ रहा है या नहीं? बल आघूर्ण का सीधा सा मतलब समझ में आया? या टॉर्क का, हमेशा किसी अक्ष पर, ये एक्सिस है या नहीं, ठीक। किसी भी वस्तु को, देखो ये वस्तु है, किसी भी वस्तु को, जैसे ये नल हो और मैंने इसमें ये हैंडल लगा दिया, ये हैंडल इसी एक्सिस पर जाम है या नहीं? ये एक वस्तु नजर आती है। किसी भी वस्तु को उसके अक्ष के परितः ही चलाना क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। कंफर्म सी बात समझ में आई? किसी भी वस्तु को उसके अक्ष के परितः ही चलाना
क्या कहलाएगा? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कहेंगे किसे? लगता है बल और भुजा की लंबाई के गुणनफल को हम बल आघूर्ण कह देंगे। कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं? क्वेश्चन कितना भी डिफ्लेक्ट करे इसका जवाब दे ले जाओगे। तो कल देखो हम क्या क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, तीसरे नंबर पर इंपल्स या आवेग, ठीक, चौथे नंबर पर फोर्स ये आपका टॉर्क या बल आघूर्ण, और जो एक दो बल होंगे उन्हें हम करेंगे। कुछ फोर्स होते हैं जैसे फ्रिक्शन की वजह से भी आपको दिखाई दे रहे हो। फ्रिक्शन की वजह से कैसे? अगर ये हाथ है, इस हाथ पर मैं इस हाथ को रब करूं, ये वाली सतह इस वाली सतह को आगे बढ़ने से रोक रही है, घर्षण की वजह से या रगड़ की वजह से। बात समझ में आई या नहीं? तो ये भी एक फोर्स ही है या नहीं, बल। तो कल जो स्पेशल फोर्सेस होंगे जिनसे आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, कल हम वो करेंगे। श्योर? ठीक है।